स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिलहाल ज्योतिष क्लासेस में। और अब हम यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चनों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है पेपर में। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी ये भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सह अस्तित्व है। और भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 52% भाग ही अब भी कृषि में कार्यरत है। कितना प्रतिशत? 52% भाग। अर्थव्यवस्था में आज़ादी के बाद काफ़ी सुधार हुआ है। भारत गरीबी के प्रकोप से बाहर है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। विश्व विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक निर्धन लोग भारत में ही हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय कृषि व्यवस्था देखते हैं। भारत में कृषि की जो व्यवस्था वो देखते हैं तो संपूर्ण क्षेत्रफल जो भारत में है कृषि का लगभग 91% भाग है। और भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राष्ट्र है। कौन सा है? दूध उत्पादक राष्ट्र। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 252 ग्राम प्रतिदिन है। पंजाब में दूध की उपलब्धता सर्वाधिक 800 ग्राम प्रतिदिन है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन फरवरी 2004 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन फरवरी 2004 में किया गया था। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 44 अरब अंडों का उत्पादन होता है। भारत सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। अब कृषि से जुड़े कुछ प्रमुख रिसर्च संस्थान देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में। केंद्रीय भूमि लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम, केरल में। इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में। भारतीय लाख अनुसंधान ये रांची, झारखंड में। लाख रेशम को कहते हैं। इंडियन ग्रासलैंड एंड फीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? पेरू, लीमा में। भारत में पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56 तक चली। इस योजना को हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पर। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 18% राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। इस योजना में निर्धारित 2.2% विकास दर के मुकाबले 3.6% वार्षिक विकास दर प्राप्त की गई थी। इसमें उद्योग और खनन का कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। कुल मिलाकर इस योजना ने भारत के आर्थिक विकास की आशावादी नींव रखी। अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण करना है। तो तीव्र औद्योगिकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था। तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महानविश मॉडल पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, उकाऊ, राउरकेला इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। और राउरकेला कहाँ से आया था? ये जर्मनी से आया था, तमिलनाडु में। राउरकेला कहाँ है? तमिलनाडु में है, जर्मनी से आया था इस योजना को। और ये योजना में कुल व्यय 74% भाग उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया। कितना प्रतिशत? 74% भाग उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया। दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन से लगाई गई थी। ब्रिटेन से जो आए थे दुर्गापुर में लगाई थी उन्होंने। वे पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। भिलाई रूस से लिया गया था, मतलब रूस से आई थी कंपनी। और ये छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। कहाँ? भिलाई। अब देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये 1961 से 66 तक चली है। इसमें कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें वार्षिक विकास दर 56 के मुकाबले 2.5% रही।
इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पाद में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसका मॉडल जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती ने तैयार किया था। इसका मॉडल किसने तैयार किया था तृतीय पंचवर्षीय योजना का? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती ने। इसमें मुद्रास्फीति बहुत ऊंची रही और इसमें 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई जिन्हें योजना अवकाश भी कहा जाता है। तो कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई जिन्हें योजना अवकाश भी कहा जाता है। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना चली 1969 से 74 तक, 1969 से 74 तक। और चतुर्थ योजना का प्रारूप अशोक मेहता द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें बाद में आर गॉडकिल ने संशोधन किया। चौथी योजना में कृषि को प्राप्त स्थान दिया गया है। इस योजना के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंदी चली थी। इस योजना के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंदी चली थी तथा 9वीं योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को महत्व दिया गया। 9वीं योजना में राजस्व घाटे के शून्य हो जाने का लक्ष्य रखा गया। देखते 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना चली 2002 से 2007 तक। 10वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। इसमें शिशु मृत्यु दर को 45 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया। मुद्रास्फीति की दर औसत 5% रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन यह 5.2% ही प्राप्त हो सकी। 10वीं योजना में साक्षरता दर 75% निर्धारित की गई। अतः 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। इस योजना में आयोग ने 9.9% वार्षिक दर निर्धारित की, जिसे बाद में 10% कर दिया गया। इसमें शैक्षिक बेरोजगारी को 5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया। देश के समस्त गांवों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया। रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने का भी इस योजना में रखा गया। 2016-17 तक ऊर्जा क्षमता को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली। ये वर्तमान में नहीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक रही। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था न होकर एक सलाहकारी संस्था है। तो योजना आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था न होकर सलाहकारी संस्था है। योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। योजना का अहम लक्ष्य सभी को विकास के अच्छे अवसर उपलब्ध कराना तथा प्रजातांत्रिक मूल्य का विकास करना है। विनिवेशक कमीशन से पहले अध्यक्ष जीबी रामकृष्ण थे। विनिवेशन कमीशन के पहले अध्यक्ष जेबी रामकृष्ण थे। अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं व उनके प्रारंभ वर्ष देखते हैं। तो अंत्योदय योजना ये 1977 से 78 तक चली। जवाहर रोजगार योजना तो 1989 में चली। नेहरू रोजगार योजना 1989 में। इंदिरा आवास योजना 1985 टू 86 तक। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में चली। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 तक। अन्नपूर्ण योजना 2000 में चली। अंत्योदय अन्न योजना ये भी 2000 में चली। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 2006 तक चला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है, 2009 में स्टार्ट की गई। भारतीय मुद्रा बैंकिंग व्यवस्था देखते हैं। भारत में मुद्रा की इकाई रुपया है। यह दशमलव सिद्धांत पर आधारित है। 1 रुपया और उससे कम के सिक्के सीमित विधेयक निविदाएं हैं तथा 2 या इसके ऊपर के नोट असीमित विधेयक निविदाएं हैं। 1 रुपया और उससे कम के सिक्के सीमित विधेयक निविदाएं तथा 1 और 2 या उसके ऊपर के नोट असीमित विधेयक निविदाएं हैं। 1 रुपये और उससे कम के सिक्के का उत्पादन वित्त मंत्रालय करता है तथा 2 या उससे ऊपर के नोटों का उत्पादन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। सभी सिक्के और नोटों का प्रचलन में लाने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। किसी भी मुद्रा के 4 गुण होते हैं। यह विनिमय का स्वीकार्य साधन होती है। नंबर 2, मुद्रा मूल्य का संग्रह होती है। नंबर 3, यह वस्तु और सेवाओं के मूल्य का मानक होती है। नंबर 3, यह भावी देय का साधन होती है। अब देखते हैं भारतीय मुद्रा बाजार में निम्न 3 भागों में बांटा गया है। असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उपबाजार। असंगठित क्षेत्र, इसके अंतर्गत बैंकर, साहूकार, महाजन आदि स्रोत आते हैं। ग्रामीण एक दूरवर्ती इलाकों में भी अब भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका? असंगठित क्षेत्र की। संगठित क्षेत्र,
इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी बैंक, क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, वित्तीय संस्थाएं आदि आती हैं। आरबीआई संगठित क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। अब देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। उपबाजार, यह एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है। इसके अंतर्गत अल्पावधि के बिल, 182 दिन के ट्रेजरी बिल, कॉल मुद्रा आदि आते हैं। पूंजी बाजार में दीर्घकालिक कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। पूंजी बाजार में दीर्घकालिक कोषों का आदान प्रदान किया जाता है, जबकि मुद्रा बाजार में अल्पावधि के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। गिल्ट बाजार में सरकारी गिल्ट एज्ड बाजार में सरकारी व सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। देखिए, भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्के, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये नासिक महाराष्ट्र में है। यहाँ डाक टिकटों, डाक संबंधी लेखन सामग्री, पोस्टल ऑर्डर, पोस्ट पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्रों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, अदालती गैर अदालती स्टंपों, बैंकों के चेक आदि की छपाई की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार, वित्त निगमों, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों आदि के प्रतिभूति पात्रों की छपाई की जाती है। अब सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये कहाँ है? हैदराबाद में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1982 में की गई। यह मुख्यतः दक्षिण भारत के राज्य की लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने के लिए कार्यरत है। यहाँ उसी तरह की सामग्री छापी जाती है जैसे नासिक मुद्राओं में छापी जाती है। अब कहते हैं करेंसी प्रेस नोट, ये भी नासिक में है। करेंसी प्रेस नोट, यहाँ 10, 50, 100, 500 और 1000 रुपए के बैंक नोट छापे जाते हैं, इनकी पूर्ति की जाती है। बैंक नोट प्रेस देवदास, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह प्रेस 20, 50, 100, 500 रुपए के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस प्रतिभूति पत्रों की स्याही का भी निर्माण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई के को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। 1 रुपए से ऊपर के समस्त नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है। भारत में नोट जारी करने की पद्धति न्यूनतम नीति पद्धति है। इसके अंतर्गत एक निश्चित न्यूनतम राशि के व्यय का स्वर्ण भंडार या विदेशी मुद्रा भंडार को रखकर मुद्रा की किसी भी मात्रा का निर्गमन किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहते हैं। आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों का भी बैंकर है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई परिणात्मक और गुणात्मक दोनों उपाय को अपनाता है। गुणात्मक और परिणात्मक नीतियां ही मिलकर देश की मौद्रिक नीति हैं। आरबीआई की नीति ही भारत की मौद्रिक नीति होती है। आरबीआई यह निर्धारित करता है कि वरीयता वाले क्षेत्रों को प्राइम लैंडिंग रेट से अधिक ब्याज न देना पड़े। रिजर्व बैंक की क्रेडिट प्लानिंग सेल का नाम परिवर्तन करके मौद्रिक नीति विभाग कर दिया गया है। रिजर्व बैंक की क्रेडिट प्लानिंग सेल का नाम परिवर्तन करके मौद्रिक नीति विभाग कर दिया गया है। भारत के अन्य वाणिज्यिक बैंक, पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1931 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशों में पहली शाखा कोलंबो, श्रीलंका में स्थापित की। इसकी अन्य शाखाएं ढाका तथा माले में भी हैं। 19 जुलाई 1969 को भारत को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% का नियंत्रण किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या इस समय 12 है और कमजोर ग्रामीण वर्ग का साख उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 14 है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनके 3784 शाखाओं का विशाल नेटवर्क है। निजी क्षेत्र के लिए इक्विटी जारी करने वाला सार्वजनिक बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला भारत का पहला बैंक था। भारत में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। यह एक चलता फिरता बैंक है जिसका नाम लक्ष्मी वाहिनी बैंक है।
आगे देखते हैं। एटीएम जारी करने वाला पहला बैंक बार्कलेज बैंक था। नाबार्ड, यह है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। भारत में कृषि एक ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना का संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 नरसिंह समिति का गठन किया गया था। किसका? 1991 में नरसिंह समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव हेतु। निजी क्षेत्र के नए बैंकों में सबसे पहले यूटीआई बैंक ने 2 अप्रैल 1994 से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक। तो विलय के बाद भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनके नाम हैं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भारतीय स्टेट बैंक। तो भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। निजी क्षेत्र की कुछ पंजीकृत बैंक। तो भारत में कुल 20 निजी बैंक हैं। भारत में कुल 20 निजी बैंक हैं। और जैसे निजी बैंक जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक आदि। अब भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आईआरबीआई भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 20 मार्च 1985 को की गई। इसका मुख्य कार्य औद्योगिक इकाइयों का पुनर्निर्माण करना है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1994 को की गई। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1919 में की गई। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना 1972 में की गई। निजी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा है, जो कुल बैंक जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाना तथा उसके हितों की रक्षा करना है। भारत सरकार ने 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, लेकिन अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कोई व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। इसके समस्त कार्यों का प्रबंधन 6 सदस्यीय टीम द्वारा किया जाता है। इस समय भारत में शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को भी है। पूंजी बाजार में होने वाले घाटों को रोकने के लिए भारत सरकार के नियामक शक्तियां सेबी को सौंपती हैं। आते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक। संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक पूर्णतः राष्ट्रीय रिजर्व बैंक के अधीन काम करता है। यह बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को आवासीय एवं शहरी विकास बैंक, आवासीय ऋण कंपनियों एवं राज्य भूमि विकास बैंकों का आवासीय ऋण प्रदान करता है। टकसाल, जहां सिक्कों का उत्पादन तथा सोने चांदी की परख की जाती है, उसको टकसाल कहते हैं। इस समय भारत में 4 टकसालें हैं। तो इस समय 4 टकसालें हैं भारत के अंदर। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है अलीपुर, तो अलीपुर टकसाल कहाँ है? कोलकाता में। अलीपुर टकसाल कोलकाता में। इनमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नोएडा की टकसाल की स्थापना क्रम 1830, 1950, 1903 एवं 1989 में की गई। मुंबई और कोलकाता की टकसालें पदकों, मेडल का भी उत्पादन करती हैं। आते हैं किसान क्लब। नाबार्ड के सहयोग से भारत के क्षेत्र ग्रामीण बैंक में किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनेक क्लब बनाए हैं, जिन्हें किसान क्लब कहा जाता है। इस क्लब के माध्यम से बैंक किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराते हैं। आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। भारत के सहकारी बैंक की स्थापना खुसरो समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी? खुसरो की समिति की सिफारिश पर सहकारी बैंक की स्थापना की गई। सहकारी बैंक की व्यवस्था त्रिस्तरीय बैंकिंग व्यवस्था है, जिसमें सबसे ऊपर राज्य का सहकारी बैंक, फिर जिले स्तर पर या केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक या ग्राम स्तर पर ग्रामीण ऋण समितियां हैं। सहकारी बैंकों को अपनी बचत जमाओं पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज देने की छूट है।
कुछ प्रमुख शब्दावली जैसे सांकेतिक मुद्रा, तो वह मुद्रा जिसके आंतरिक और अंकित मूल्य में अंतर होता है सांकेतिक मुद्रा कहलाती है। यह निम्न कोटि की धातु की बनी होती है। इसे प्रतीक या सिक्के मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा गुणांक किसी मुद्रा की मात्रा या आय की मात्रा में हुए परिवर्तनों को का अनुपात मुद्रा गुणांक कहलाता है। स्वतंत्रीकरण स्वतंत्रीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब विदेशी विनिमय दर का निर्माण विदेशी विनिमय बाजार में मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। आगे आते हैं चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। आगे आते हैं चेक। चेक भी एक प्रकार से विनिमय हुंडी होती है। इसका मांग पर ही भुगतान किया जाता है। आगे आते हैं हुंडी। चेक हमेशा मांग पर ही देय होता है, जबकि हुंडी मांग पर तो देय होती है, साथ ही यह निश्चित समयावधि के बाद भी जारी होती है। साधारण चेक। इसका भुगतान किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, चाहे वह चेक उसके नाम का हो या नहीं। अदिष्ट चेक। जब किसी धारण चेक में से धारक शब्द को काट दिया जाता है तथा उस पर ऑर्डर शब्द लिख दिया जाता है तो वह चेक अदिष्ट चेक बन जाता है। ऐसे चेक का भुगतान लेने वाले की सामान्य पहचान की जाती है। रेखांकित चेक। ऐसे चेक में प्रायः ऊपर बाईं ओर दो समांतर रेखाएं बनी होती है। इस चेक का भुगतान साधारण चेक की तरह काउंटर पर नहीं किया जाता, इसे किसी खाते में जमा करके ही भुनाया जा सकता है। चेक कलेक्शन। जब चेक शहर के बाहर किसी अन्य स्थान पर भुगतान के लिए भेजा जाता है तो इसे ही कलेक्शन कहते हैं। इसमें डाक व्यय का खर्च ग्राहक के अकाउंट से काटा जाता है। सस्ती मुद्रा। जिस मुद्रा को नीची ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है उसे सस्ती मुद्रा कहते हैं। चालू खाता। चालू खाता के अंतर्गत बैंक से किसी भी कार्य दिवस को अनेक बार कितनी भी राशि का लेन देन दिया जा सकता है। इन खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक ग्राहकों से कुछ सेवा शुल्क वसूलती है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। प्रतिभूतियों का शेयर बाजार में खरीदने या बेचने पर जो टैक्स लगता है उसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। स्मार्ट कार्ड। डाक विभाग द्वारा जारी किया गया प्रीमियम बचत बैंक सेवा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से खातेदार किसी एक निश्चित डाकघर के स्थान पर विभिन्न डाकघरों में अपने खाते में धन जमा करा सकते हैं तथा निकाल सकते हैं। प्रतिभूति। प्रतिभूति शब्द का प्रयोग शेयर, डिबेंचर, वित्तीय प्रपत्रों एवं अन्य ऋण पत्रों आदि के लिए किया जाता है। प्रतिभूति एक प्रकार से ऋण का बीमा होती है। बैंकों द्वारा ऋण की व्यक्तिगत एक दृश्य प्रतिभूति पर ऋण प्रदान किया जाता है। अब सहकारी प्रतिभूति। तो सहकारी प्रतिभूति में सहकारी प्रतिज्ञा पत्र, वाहक बंधक पत्र, राष्ट्र बचत पत्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। बैंक इन प्रतिभूतियों की जमानत पर आसानी से ऋण प्रदान करता है। अब आते आर्थिक विकास दर। सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। आर्थिक विकास दर धनात्मक होने के साथ साथ ऋणात्मक भी हो सकती है। आते डिफेंसिव शेयर। जिन शेयरों का मूल्य में भारी उतार चढ़ाव नहीं होता उसे डिफेंसिव शेयर कहते हैं। ओकन का नियम। जब बेरोजगारी में कमी आने से कुल उत्पादन की वृद्धि दर में कमी आ जाती है, बेरोजगारी की कमी आने से कुल उत्पादन की वृद्धि में कमी आ जाती है, उसे ओकन का नियम कहते हैं। निगम कर। यह एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी कंपनी द्वारा अर्जित किए गए सकल लाभ पर लगाया जाता है। इसे कंपनी का लाभ कर भी कहा जाता है। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया तथा वसूल किया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी देश के व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा अन्य देशों की फर्मों या संपत्तियों पर अधिकार करना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। इसमें निवेशकर्ता को निवेशित पूंजी पर अर्जित लाभ को अपने देश भिजवाने की पूरी आज़ादी रहती है। डिविडेंड। कंपनी से शेयरों पर प्राप्त लाभांश डिविडेंड कहलाते हैं। कंपनी से शेयरों पर प्राप्त लाभांश डिविडेंड कहलाते हैं। सॉफ्ट लोन। जिस ऋण को कम ब्याज तथा लंबी भुगतान अवधि जैसी आसान शर्तों में प्राप्त किया जाता है उसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। जिस ऋण को कम ब्याज तथा लंबी भुगतान अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है उसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।